हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 64। गौरी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खाने का बैग लिए वंश खड़ा था। उसे वहां देखकर गौरी थोड़ा हैरान भी थी। गौरी कुछ पूछती इससे पहले ही वंश ने अंदर आते हुए कहा, माँ ने तुम सबके लिए खाना भिजवाया है। आंटी को परेशान होना नहीं चाहिए था, गौरी कहते हुए उसके पीछे आई। वंश को वहां देखकर बाकी सब भी थोड़ा हैरान थे। मुन्ना कपड़े बदल कर आ चुका था। उसने जब वंश को देखा तो कहा, ये फूड डिलीवरी का काम कब से शुरू कर दिया तुमने? मेरे होते तुम भूखे रहो, ये कैसे हो सकता है मुन्ना? वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, दोपहर से कहाँ था तू? और शाम में भी नहीं आया? हम सब घाट गए थे। मुन्ना ने उसके हाथ से खाने का बैग लेकर कृष्णा को देते हुए कहा, मेरा मूड नहीं था। वंश ने कहा, क्या हुआ तुम्हारे मूड को? बड़े पापा की वजह से? मुन्ना ने पूछा। पापा के अलावा और भी बहुत लोग हैं जो मुझे हर्ट करने में विश्वास रखते हैं। कहते हुए वंश ने एक नजर गौरी को देखा और डाइनिंग टेबल की ओर चला आया। काशी, आओ चलो, मुन्ना ने कहा तो काशी उठकर डाइनिंग की तरफ बढ़ गई। गौरी, ऋतु, प्रिया भी चली आई। वंश बिल्कुल गौरी के सामने बैठा था और गौरी उसे देखकर समझ चुकी थी कि सुबह वाली बात से वंश बहुत नाराज है। कृष्णा ने सबको खाना परोसा और सब खाने लगे। खाते खाते गौरी ने एक दो बार वंश की तरफ देखा, लेकिन वंश का ध्यान सिर्फ अपनी प्लेट पर था। गौरी को अब बुरा लग रहा था कि उसे शायद वंश से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुन्ना ने खाना खाया और उठते हुए कहा, काशी, हमें थोड़ा काम करना है, इसलिए हम अपने कमरे में जा रहे हैं। माँ और पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक तुम सब बातें करो। ठीक है भैया, काशी ने कहा। तू रुकेगा या जाएगा? मुन्ना ने वंश की तरफ देखकर पूछा। सोच रहा हूं चला ही जाऊं, वैसे भी लड़कियों की बातें काफी बोरिंग होती है, वंश ने उठते हुए कहा तो गौरी उसे घूरने लगी। ठीक है, थोड़ी देर में निकल जाना, कहकर मुन्ना वहां से चला गया। मुन्ना चाहता तो उन सबके साथ बैठकर बातें कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसका काम पहले था और इन दिनों मुन्ना किसी नए प्रोजेक्ट में बिजी था। मुन्ना के जाने के बाद वंश भी उठा और कृष्णा से कहा, कृष्णा भैया, मुझे एक लेमन टी चाहिए। ठीक है वंश बाबा, हम लाते हैं, कृष्णा ने किचन से कहा। वंश डाइनिंग से उठकर वॉश बेसिन की तरफ आया, हाथ धोए और बालकनी की तरफ चला गया। रात का वक्त था, ऐसे में ठंड हल्की गुलाबी। वंश को वहां हवा में खड़े होना अच्छा लग रहा था। वंश अपनी चाय का इंतजार करने लगा। काशी, ऋतु और प्रिया तीनों गेस्ट रूम में चली आई। काशी का उतरा हुआ चेहरा देखकर प्रिया ने कहा, क्या हुआ काशी, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? कहीं तुम ये सोचकर तो परेशान नहीं हो रही कि वो लड़का शादी के लिए हाँ कह देगा? ऋतु ने पूछा। हाँ, हम यही सोच रहे हैं, काशी ने असली बात छुपाते हुए कहा। ओ काशी, इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना। अगर अंकल नहीं माने तो हम सब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है? प्रिया ने काशी के गले लगते हुए कहा। थैंक यू गाइज। गौरी कहाँ है? हमें उससे बात करनी थी। काशी ने देखा कमरे में ऋतु प्रिया है लेकिन गौरी नहीं, वो शायद वॉशरूम गई है, ऋतु ने कहा और काशी के साथ बैठकर बातें करने लगी और उसे हंसाने लगी। कुछ देर बाद काशी भी हंस पड़ी। तुम्हारी चाय, गौरी ने चाय का कप वंश की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम क्यों लेकर आई? मैंने कृष्णा से कहा था। वंश ने गौरी को वहां देखा तो हैरानी से कहा, वो तुम्हें सॉरी बोलना था। गौरी ने अपने हाथ में पकड़ी दूसरे कप को घुमाते हुए कहा तो वंश उसकी तरफ देखने लगा। वंश को अपनी ओर दिखता पाकर गौरी ने कहा, मुझे सुबह तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी। वंश ने सुना तो मन ही मन खुश हुआ, लेकिन चेहरे पर नहीं आने दिया और अपने हाथों को बालकनी की रेलिंग पर टिका लिया। गौरी ने उसे चुप देखा तो वह भी उससे कुछ दूरी बनाकर उसी की तरह रेलिंग से हाथ टिकाकर खड़ी हो गई और कहा, आई नो,
मैं लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेती हूँ। मुझे आज पूरा दिन तुम्हारे लिए सोचकर बुरा लगा। मैं चीयर्स। वंश ने गौरी की बात खत्म ही नहीं होने दी और अपना कप उसके कप से टकराते हुए कहा, मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? गौरी ने हैरानी से पूछा। मैंने तुम्हें माफ किया। अब हर कोई मुझे समझ जाए मैं इतना भी आसान नहीं हूं। वंश ने कहा तो गौरी मुस्कुरा उठी और अपना कप उसके कप से फिर से टकराया और कहा, चीयर्स। दोनों बालकनी पर हाथ टिकाए खामोश खड़े अपनी अपनी चाय पीने लगे। गौरी को याद ही नहीं रहा कि उसे काशी से भी बात करनी थी। कुछ देर बाद उसने वंश से कहा, वैसे तुम घाट क्यों नहीं आए? हम सबने वहां बहुत एंजॉय किया। मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है, वंश ने सामने देखते हुए कहा। अच्छा, फिर कैसी जगह पसंद है तुम्हें? गौरी ने पूछा। वह वंश को और जानना चाहती थी। वंश ने सुना तो गौरी की तरफ देखने लगा और कहा, चलो दिखाता हूं। वंश खाली कप रख के आगे बढ़ गया, लेकिन गौरी वहीं खड़ी रही तो वंश ने पलटकर कहा, मेरे साथ अकेले जाने में डर लग रहा हो तो ऋतुप्रिया को साथ ले चलें। गौरी ने कप रखा और कहा, मुझे कराटे आते हैं। वंश हल्का सा मुस्कुराया और गौरी के साथ घर से बाहर चला आया। उसके पास मुन्ना की बाइक की चाबी थी। उसने बाइक स्टार्ट की और गौरी से बैठने का इशारा किया। गौरी को वंश के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वंश सिर्फ थोड़ा मुंहफट जरूर था पर दिल का अच्छा था। गौरी उसके पीछे आ बैठी। वंश उसे लेकर वहां से चला गया। गौरी और वंश के बीच कुछ दूरी थी और वंश भी नहीं चाहता था कि गौरी उससे टच हो, इसलिए बहुत ही आराम से वह बाइक चला रहा था। गौरी बनारस की खूबसूरती को अपनी आंखों में भरे जा रही थी। रात में ये शहर और भी खूबसूरत नजर आता था। गौरी सब भूलकर वंश की बहस भूल गई, उसकी फ्लर्टिंग भूल गई और एकदम से अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, कितना खूबसूरत शहर है ना ये, काश मैं यहाँ पहले ही आ जाती। तुम्हें बनारस अच्छा लगा? वंश ने पूछा, क्योंकि गौरी जैसी मॉडर्न लड़की को बनारस पसंद आना थोड़ा मुश्किल था। हाँ, ये बहुत अच्छा है। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गौरी ने पूछा। बस पहुंचने ही वाले हैं, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। वंश ने कहा तो गौरी मुस्कुरा उठी। कुछ देर बाद बाइक आकर एक क्लब के सामने रुकी। ये बनारस में नया नया ही बना था और पिछले कुछ दिनों से वंश अपने दोस्तों के साथ यहाँ आना भी चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला। गौरी ने देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसे तेज म्यूजिक और पार्टी करने का बहुत शौक था और ये बात वंश जानता था। गौरी बाइक से उतरी और कहा, वाओ, बनारस में भी क्लब होते हैं। अब बनारस इतना भी पुराना नहीं है, अंदर चलें? वंश ने पूछा। Why not? गौरी ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वंश भी उसके साथ साथ अंदर चला आया। अंदर तेज म्यूजिक चल रहा था और बहुत ही खूबसूरत लाइट्स भी थी। इंदौर में गौरी ने बहुत से क्लब देखे थे, बहुत सी पार्टी भी की थी, लेकिन यहाँ उसे कुछ अलग लगा। वह बस आगे चली आई। वंश के कुछ दोस्त वहां पहले से आए हुए थे। उन्होंने जब वंश को गौरी के साथ देखा तो उनकी आंखें फैल गई। इतनी खूबसूरत लड़की वंश के साथ थी और वह भी बनारस की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। गौरी डांस फ्लोर की तरफ चली आई। वंश अपने दोस्तों की तरफ चला गया। गौरी ने देखा वंश दूसरी तरफ खड़ा है तो उसने वंश को अपनी ओर आने का इशारा किया। वंश चला आया और गौरी के साथ डांस करने लगा। गौरी को खुश देखकर वंश अपनी नाराजगी भूल गया और प्यार से उसके चेहरे को देखने लगा। वंश को अपनी ओर दिखता पाकर गौरी उसके करीब आई। वंश का दिल धड़कने लगा। गौरी ने उसके करीब आकर कान में थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक यू। इससे पहले वंश किसी लड़की के इतना करीब कभी नहीं आया था कि उसका दिल धड़के, लेकिन यहाँ गौरी की नजदीकियों ने उसकी धड़कन बढ़ा दी। उसने गौरी से कहा, गला सूख रहा है, कुछ पिए क्या? हाँ चलो, गौरी ने कहा। दोनों काउंटर की तरफ चले आए। वहां पड़ी कुर्सियों पर आ बैठे। वंश ने काउंटर के दूसरी ओर खड़े लड़के से कहा, इनके लिए एक ऑरेंज जूस और मेरे लिए एक बियर। मुझे भी बियर। ऑरेंज जूस बच्चे पीते हैं,
गौरी ने कहा, जो कि इस वक्त काफी अच्छे मूड में थी। तुम बियर पियोगी? नहीं नहीं, तुम्हें चढ़ जाएगी, वंश ने कहा। गौरी बोल्ड है, वह जानता था, लेकिन इतनी ही उसे आज पता चला। जब खुश होती हूं तो पी लेती हूं। अब तुम ये लुक देना बंद करो प्लीज। 2 बियर प्लीज, गौरी ने कहा। लड़के ने बियर के 2 कैन वंश और गौरी की तरफ बढ़ा दिए। गौरी ने उठाया और उसके कैन से टकराते हुए कहा, चीयर्स। मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा आगे निकली, वंश ने कहा तो गौरी उसकी तरफ देखने लगी और कहा, एक ही जिंदगी मिली है, बार बार क्या सोचना। अगर बार बार सोचेंगे तो जिएंगे कब? ये बियर हमारी पहली मुलाकात के नाम। चीयर्स। सुनकर अच्छा लगा, वंश ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दोनों सामने डांस कर रहे कपल्स को देखने लगे। कुछ देर बाद दोनों उन्हें जज भी करने लगे कि कौन ज्यादा बेहतर है। ऐसा करते हुए उन्हें ध्यान नहीं रहा और वो एक के बाद एक बियर कैन खत्म करते जा रहे थे। एक भी कपल परफेक्ट नहीं है, गौरी ने कहा। उसे थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी थी। हम है ना, वंश ने कहा, जिसने गौरी के साथ मिलकर कुछ ज्यादा ही पी ली थी। स्टूपिड, हम कपल थोड़े हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, गौरी ने हिचकी लेकर कहा और ऐसा कहते हुए वह थोड़ी क्यूट भी लग रही थी। वंश ने सुना तो अपना फोन निकाला और फ्रंट कैमरा ऑन कर गौरी के थोड़ा पास आकर कहा, देखो लग रहे हैं ना हम क्यूट साथ में। हाँ हाँ, सेल्फी लो, गौरी ने खुश होकर अपने हाथों से हार्ट शेप बनाते हुए कहा और दोनों साथ साथ मुस्कुरा पड़े। ये तस्वीर उस रात की बहुत ही प्यारी तस्वीर थी। सर, क्लब के बंद होने का टाइम हो गया है, आपको जाना होगा, मैनेजर ने आकर कहा तो वंश और गौरी दोनों वहां से बाहर निकल आए। दोनों से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उस पर गौरी की हील्स उसे ज्यादा तंग कर रही थी। गौरी को पूरी तरह चढ़ चुकी थी, लेकिन वंश थोड़ा थोड़ा होश में था। दोनों बाइक के पास आकर बैठ गए और आसमान में चमकते हुए चांद को देखने लगे। गौरी के आने का इंतजार करते करते ऋतु, प्रिया और काशी सो चुकी थी। मुन्ना किसी काम से नीचे आया, उसने देखा घर में कोई नहीं है, कृष्णा भी सो चुका है, तो वह गेस्ट रूम की तरफ आया और देखा कमरे की लाइट चालू है। काशी, ऋतु, प्रिया सो रही थी, बस गौरी नहीं दिखी। मुन्ना ने कमरे की लाइट बंद की और दरवाजा बंद कर हॉल में चला आया और बड़बड़ाया, इतनी रात में गौरी कहाँ जा सकती है? माँ पापा भी नहीं आए अभी तक, वंश को फोन करके देखते हैं। मुन्ना वापस अपने कमरे में आया, वंश को फोन लगाया, रिंग जाती रही लेकिन वंश ने फोन नहीं उठाया। मुन्ना ने एक बार फिर ट्राई किया, इस बार 2 रिंग के बाद वंश ने फोन उठा लिया और कहा, हेलो। वंश की बदली आवाज से मुन्ना को एहसास हो गया कि जरूर उसने पी है। उसने सख्त स्वर में कहा, तुमने पी रखी है? ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी, वंश ने लड़खड़ाती हुई जबान में कहा। इस वक्त कहाँ हो तुम अकेले क्यों गए? मुन्ना को वंश की चिंता होने लगी। अकेला नहीं हूं मैं, मेरे साथ गौरी भी है। यही है, हमें यहां बहुत अच्छा लग रहा है, वंश ने कहा। गौरी नाम सुनते ही मुन्ना की चिंता और बढ़ गई, ये सोचकर कि न जाने वंश ने अब क्या गड़बड़ की है। उसने कहा, तुम दोनों वहीं रुको, हम आते हैं, और हाँ, फोन मत काटना। मुन्ना ने अपना जैकेट पहना और कमरे से बाहर निकल गया। घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे और अनु मुरारी भी अब तक नहीं लौटे थे। मुन्ना बाहर आया, अपनी जीप निकाली और गौरी वंश को लेने चल पड़ा। उसे वंश पर गुस्सा भी आ रहा था और चिंता भी हो रही थी कि कहीं वह कोई मुसीबत में ना फंस जाए। मुन्ना वंश के बताए एड्रेस पर पहुंचा। जब उसने वंश और गौरी को देखा तो अपना सर पीट लिया। दोनों इस वक्त नशे में थे और दोनों को चढ़ चुकी थी। मुन्ना उनके पास आया और उन्हें संभाला। मुन्ना को देखते ही वंश एकदम सीधा खड़ा हो गया और कहा, मैं ठीक हूं मुन्ना। गौरी ने भी मुन्ना को वहां देखा तो चुप हो गई और अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगी। मुन्ना ने देखा गौरी ने गर्म कपड़े नहीं पहन रखी, वो सिर्फ जींस और उस झीने कुर्ते में ही थी।
मुन्ना ने अपना जैकेट निकाला और गौरी की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे पहन लीजिए। गौरी ने जैकेट लिया और अपने कंधों पर डाल लिया। गलती किसकी थी ये मुन्ना भी नहीं जानता था और इस वक्त इन दोनों से कुछ पूछना बेकार था। उसने बाइक को क्लब के मैनेजर से कहकर वहीं छोड़ा और उन दोनों को जीप में बैठाकर घर की ओर निकल गया। हालांकि गौरी और वंश ने मुन्ना को रास्ते भर खूब तंग किया, लेकिन मुन्ना खामोश रहा। गौरी का दूसरा रूप भी वह देख चुका था जो उसने इंदौर में देखा था, और यह बात मुन्ना को न जाने क्यों बुरी लग रही थी। घर पहुंचकर मुन्ना उन्हें अंदर लेकर आया। उसने चैन की सांस ली कि मुरारी और अनु अभी तक नहीं आए थे, वरना गौरी और वंश को इस हालत में देखकर घर में एक नया बवाल खड़ा हो जाता। अंदर आते ही एक नया तमाशा शुरू हो गया, जिसे वंश और गौरी ने शुरू किया। दोनों साथ साथ रहना चाहते थे। अब इतनी समझ तो मुन्ना में थी कि किसी लड़की को वह नशे की हालत में किसी लड़के के साथ नहीं छोड़ सकता। उसने गौरी को वंश से दूर करते हुए कहा, तुम दोनों अलग अलग कमरों में सोओगे। नहीं, हमें अलग मत करो, हमें साथ रहना है, वंश ने गौरी का हाथ खींचकर कहा और गौरी से भी इशारा किया तो उसने भी सेम बात कही, हाँ हमें अलग मत करो, हमें साथ रहना है। मुन्ना ने सुना तो हैरानी से दोनों को देखा और फिर उन्हें अलग करते हुए झूंझने लगा। मुन्ना जब उन्हें अलग कर रहा था तो वंश को न जाने क्या शरारत सूझी और उसने एकदम से गौरी का हाथ छोड़ दिया और मुन्ना खुद को संभाल पाता इससे पहले ही वह गौरी को साथ लेकर सोफे पर आ गिरा। गौरी एक बार फिर उसकी बाहों में थी और मुन्ना का दिल जोरों से धड़क रहा था। गौरी मुन्ना की आंखों में देखती रही। मुन्ना जल्दी से उठा और वंश की तरफ चला आया। उसने वंश को मुरारी के ऑफिस वाले कमरे में सुलाया। वापस आया तो देखा गौरी अभी भी सोफे पर लेटी थी। मुन्ना उसके पास आया और कहा, उठिए। नहीं, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है, गौरी ने अपने हाथों हवा में फैलाकर कहा। गौरी इस वक्त हॉल के सोफे पर लेटी थी और मुन्ना नहीं चाहता था कि कोई उसे इस हालत में देखे। उसने एक बार फिर कहा, लेकिन गौरी सुनने को तैयार नहीं थी। ये देखकर मुन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा, इस वक्त आप होश में नहीं हैं, यहां से चलिए, किसी ने आपको ऐसे देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गौरी मुन्ना के बगल में खड़ी उसे देखने लगी। मुन्ना वहीं खड़े होकर सोचने लगा कि गौरी को कहां लेकर जाए और फिर कहा, हमारे कमरे में कोई नहीं जाता, आज रात इन्हें वहीं सुला देते हैं। चलिए, मुन्ना ने कहा, लेकिन गौरी टस से मस नहीं हुई और कहा, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मुझसे अब नहीं चला जाएगा। मुन्ना ने गौरी के पैरों को देखा जिनमें हील्स वाले सैंडल थे। उसने ऊपर देखा और मन ही मन कहा, माफ करना महादेव। मुन्ना गौरी की ओर पलटा और उसे अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुन्ना का ध्यान सामने था और गौरी बस प्यार से उसके चेहरे को देखे जा रही थी। मुन्ना सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और उसी वक्त मुरारी का अनु के साथ घर में आना हुआ। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए हॉल में चले आए। मुरारी की नजर जैसे ही मुन्ना पर गई तो वह उलझन में पड़ गया। गौरी मुन्ना की गोद में थी और मुन्ना अपने कमरे की तरफ जा रहा था। अनु मुन्ना को ना देख ले सोचकर मुरारी ने अनु को अपनी तरफ किया और कहा, अरे मैगी, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो यार, मतलब इतने सालों बाद भी तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं गई है, वही चमक है, वही रौनक। क्या बात है मुरारी, आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पर, अनु ने कहा तो मुरारी ने उसे गले लगाया और बड़बड़ाया, हमने जो देखा वो तुम देख लेती ना तो यहाँ तांडव होता, जो हमारी औलाद तो हमसे भी 4 कदम आगे निकली है। तो ये था मैं तेरी हीर भाग 64। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या इस कांड के बाद गौरी और वंश बनेंगे अच्छे दोस्त? गौरी की यह हरकत मुन्ना को कर देगी उससे दूर या फिर ले आएगी करीब? मुन्ना कैसे सामना करेगा मुरारी के गुस्से का? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।